हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एमपीपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर वेटनरी असिस्टेंट सर्जन वेटनरी एक्सटेंशन ऑफिसर एग्जाम को। यह 2024 में नोटिफिकेशन आया था और इसका एग्जाम जो हुआ था वो था 18 जून 2025 को, मतलब अभी 2 महीने पुराना ही एग्जाम है। तो चलो इसके जीएस के 50 क्वेश्चन जल्दी से कवर करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो था 2020-21 में मध्य प्रदेश के धान उत्पादक प्रमुख जिले कौन कौन से थे। तो धान मध्य प्रदेश में सर्वाधिक किन जिलों में होता है। देखो, सबसे पहले तो बालाघाट में होता है सबसे ज़्यादा है। तो इनमें ऑप्शंस में ऑप्शन बी है जिसमें सबसे पहले बालाघाट दिया है। तो बालाघाट, रीवा, सतना यह सही आंसर है। ये 3 सर्वाधिक चावल उत्पादक जिले हैं मध्य प्रदेश के। अगर हम बात करें कि प्रमुख चावल ये किस्में जो मध्य प्रदेश की फेमस हैं, तो एक है कौन सा, चिन्नौरी चावल। कौन सा, चिन्नौरी चावल, जो कहाँ का, बालाघाट का है। और इसे क्या, जीआई टैग भी मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, जीआई टैग। इसके अलावा एक है कालीमूच चावल। कौन सा, कालीमूच चावल, जो कहाँ का है, जो है सिवनी का। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये, है ना। अब इसके अलावा और जो ऑप्शंस दिख रहे हैं इसमें एक आपको याद रखना है, जो देवास है, देवास सबसे पहले क्या हुआ था, सोयाबीन कहाँ बोया गया था। सबसे पहले सोयाबीन कहाँ बोया गया था, तो वो है देवास। याद रखिएगा। नेक्स्ट, त्रिस्तरीय रोग भार ट्रिपल डिजीज बर्डन किन बीमारियों को उसमें शामिल किया जाता है। याद रखिएगा, ट्रिपल डिजीज बर्डन। तो ऑप्शन ए कैंसर, मधुमेह, अस्थमा, नहीं, संक्रामक, गैर संक्रामक और प्रजनन बाल एवं मातृ स्वास्थ्य बीमारियां। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी हमारा सही है। इसमें कम्युनिकेटिव, नॉन कम्युनिकेटिव और जो प्रजनन बाल स्वास्थ्य एवं मातृ स्वास्थ्य की बीमारियां हैं, इन तीनों को शामिल किया जाता है। फर्स्ट संक्रामक, सेकंड गैर संक्रामक और थर्ड में इन तीनों को इकट्ठा किया जाता है, प्रजनन बाल एवं मातृ स्वास्थ्य बीमारियां। तो इसमें बेसिकली सभी बीमारियां कवर हो जाती हैं। इसे ट्रिपल डिजीज बर्डन बोला जाता है। और जिस देश पर एक साथ ये तीनों स्वास्थ्य चुनौतियां होती हैं तो उसकी क्या, जीडीपी में बहुत ज़्यादा कमी आती है और स्वास्थ्य ढांचे पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है। इसलिए इसे विकासशील देशों पर ट्रिपल डिजीज बर्डन बोला गया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो इसका जो बेसाल्ट चट्टान है, बेसाल्ट चट्टान के लावा के जमने से होता है। बेसाल्टिक लावा के जमने से होता है। याद रखिएगा, दक्कन ट्रैप की चट्टानों के पिघलकर जमने से क्या हुआ है, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है भारत में। जो मध्य प्रदेश में कहाँ, यह मालवा और निमाड़ में पाई जाती हैं। कहाँ, मालवा और निमाड़ में। अगर हम बात करें कि काली मिट्टी के और क्या नाम है, तो कपासी मिट्टी के अलावा इसे रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है, इसे सरनोजम भी बोला जाता है। और इसमें काला रंग क्यों है, काले रंग का कारण है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग काला होता है। अगर और विशेषताओं की बात करें काली मिट्टी की, तो इसमें नमी की अधिकता होती है, जल धारण क्षमता भी अधिक होती है और लोहे और चूने की भी मात्रा अधिक पाई जाती है। भाई, जो काली मिट्टी है वह गीले होने पर फैलती है और सूखने पर सिकुड़ती है, उसमें दरारें आ जाती हैं। यह फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्टार्टअप प्रोग्राम बूट लोडर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को प्राथमिक मेमोरी में लोड करता है, कहाँ संग्रहित होता है। देखो, अगर हम बात करें बूट लोडर, इसे बूट स्ट्रैप लोडर भी कहा जाता है। क्या, बूट स्ट्रैप लोडर। यह क्या करता है, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बूट स्ट्रैप लोडर क्या करता है, जो हमारी हार्ड डिस्क या सेकेंडरी मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम सेव है उसे प्राइमरी मेमोरी में लोड करता है और कंप्यूटर को जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे एक्टिव करके उसे चलने में सहायता करता है। तो ये क्या, बूटिंग प्रोसेस के दौरान यह मुख्य काम करता है। तो यह कहाँ संग्रहित रहता है, यह रहता है रोम में, रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मूर्ते क्या है, मूर्ते क्या है। तो मूर्ते एक लोक चित्र भित्ति रेखांकन है ना, एक लोक चित्रकला है। तो ऑप्शन सी, मूर्ति क्या है, लोक चित्र। याद रखिएगा, लोक चित्र है। यह कहाँ होता है, तो यह होता है बुंदेलखंड में। कहाँ, बुंदेलखंड में।
और यह विवाह के अवसर पर दीवारों पर बनाए जाते हैं। कहाँ? विवाह के अवसर पर दीवार पर बनाए जाते हैं। अब बुंदेलखंड के और अलग अलग हम चित्रकारी की बात करें, लोक चित्रकला की, तो नौरता है, सुरैती है, मोर मुरैला है, ये प्रमुख लोक चित्रकलाएं हैं कहाँ की? बुंदेलखंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश एवं पंजाब की संयुक्त परियोजना है। नहीं, यह है एमपी प्लस यूपी की संयुक्त परियोजना है, तो यह गलत होगा, है ना। एमपी प्लस यूपी की है, उर्मिल नदी पर है। कहाँ पर है? छतरपुर जिले में है उर्मिल परियोजना। नेक्स्ट, राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की अंतरराज्यीय बहुउद्देशीय परियोजना है, तो बिल्कुल नहीं। जो राजघाट है वह भी एमपी प्लस यूपी की है। कहाँ है? बेतवा नदी पर है और अपने अशोकनगर जिले के पास और यूपी के ललितपुर जिले के पास, ठीक है, इन दोनों के बीच में है। और इसका अन्य नाम है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, याद रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, हर्षी परियोजना पार्वती नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही है, ये सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हर्षी परियोजना पार्वती नदी पर है। देखो, हम पढ़ते हैं ग्वालियर जिले के बारे में, तो हम क्या पढ़ते हैं? हर्षी, तिघरा और ककेटो। कौन सा? हर्षी, तिघरा और ककेटो बांध, ये तीनों ग्वालियर में है। और जो हर्षी परियोजना है यह पार्वती नदी पर है। नेक्स्ट ऑप्शन, बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश में गुजरात में स्थित है, बिल्कुल नहीं। जो बाण सागर परियोजना है यह शहडोल के देवलौंद में है। कहाँ? शहडोल के देवलौंद में। कौन सी नदी पर? तो कौन सी? सोन नदी पर है, याद रखिएगा। और यह एमपी, यूपी और बिहार तीन राज्यों की, एमपी, यूपी, बिहार तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा 82.5 डिग्री मध्य प्रदेश के कौन से जिले से होकर गुजरती है? तो देखो, जो 82.5 डिग्री की मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा, यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने? 5 राज्य। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो यूपी, एमपी, फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। इन 5 राज्यों से गुजरती है और जिनमें यह मध्य प्रदेश के सिंगरौली से गुजरती है। इसके अलावा जो मुख्य रूप से जो मानक समय निर्धारित किया गया है वो किया गया है इलाहाबाद के निकट नैनी से, इलाहाबाद प्रयागराज के निकट नैनी से इसे निर्धारित किया गया है, याद रखिएगा। और यह जो ग्रीनविच मेरिडियन, जो मानक समय रेखा वर्ल्ड की है, ग्रीनविच मेरिडियन जिससे निर्धारित किया गया है इन समय रेखाओं को, वह उससे 5.5 घंटे, है ना, 5.5 घंटे आगे है हमारा टाइम। अगर इंग्लैंड में ग्रीनविच वेधशाला में रात को 12 बजे हैं, या मैं कहूँ सुबह के 12 बजे हैं रात्रि में, है ना, 12 बजे हैं, तो इंडिया में कितने बजेंगे? 5:30 बजेंगे सुबह के, याद रखिएगा। नेक्स्ट, परिव्राजक वंश किस जगह से संबंधित है? तो कोई परिव्राजक वंश है, यह गुप्तों के सामंत थे। किसके? गुप्त काल में गुप्त राजाओं के सामंत थे और इनका मुख्य क्षेत्र बुंदेलखंड था। लेकिन ये केवल बुंदेलखंड में नहीं थे, इनकी कुछ टेरिटरी बघेलखंड में भी आती थी। तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों इसके आंसर होंगे। अब ये जो परिव्राजक वंश था तो गुप्तों के सामंत थे, तो ये क्या 5वीं-6वीं शताब्दी के बीच थे, 5वीं-6वीं शताब्दी के आसपास इनका काल था। और प्रमुख राजा हैं इनके हस्तिन और संक्षोभ। यह प्रमुख राजा हैं जिनके अभिलेख भी मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के आहार अनुदान योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो विशेष पिछड़ी जनजाति, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार की महिला मुखिया को प्रति माह 1500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, बिल्कुल सही, करेक्ट। फिर आहार अनुदान योजना विशेष पिछड़ी जनजाति महिलाओं से संबंधित है, बिल्कुल सही। विशेष पिछड़ी जनजाति देखो कौन कौन सी है मध्य प्रदेश में? तो बैगा, सहरिया और भारिया, 3 जनजातियां मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, याद रखिएगा। फिर आहार अनुदान योजना 15 जिलों में लागू है, बिल्कुल सही। आहार अनुदान योजना अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित है। देखो, अगर हम ऑप्शन डी को सही मानते हैं तो ए और बी ऑलरेडी गलत हो जाएगा। इसलिए जो आहार अनुदान योजना है वो किसके लिए है? यह विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार के लिए है, इसलिए यह गलत है और हमारा आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पूछा कौन सा कथन
असत्य हैं। ये जो आहार अनुदान योजना है यह 2017 में प्रारंभ की गई थी। ये जो पीवीटीजी ग्रुप हैं, जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, उनको आहार की उपलब्धता कराने के लिए, और यह महिला मुखिया के अकाउंट में प्रतिमाह 1500 रुपये वित्तीय सहायता दी जाती है। नेक्स्ट, पद्मश्री भूरीबाई किस जनजाति से संबंधित हैं? तो जो भूरीबाई हैं ये पिथौरा चित्रकार हैं। कौन सा? पिथौरा चित्रकार है। पिथौरा कला भील जनजाति से संबंधित है, तो यह भील जनजाति से संबंधित पिथौरा चित्रकार हैं। इन्हें लिखिंदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिखिंदर, याद रखिएगा। अन्य जो पिथौरा चित्रकार हैं वह कौन कौन हैं? तो भूरीबाई के अलावा पेमा फाल्या, लाडूबाई, गंगूबाई, ये नाम याद रखेंगे। गोंड जनजाति है, गोंड जनजाति की डिगना कला फेमस है। जनगढ़ सिंह श्याम नाम आप याद रखेंगे गोंड जनजाति के चित्रकारों में। और ये जो अगरिया जनजाति है इनके प्रमुख देवता लोहासुर हैं। कौन है? लोहासुर अगरिया जनजाति के लोहे का काम करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, देखो सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो गूगल डॉक्स क्या है? एक डॉक्यूमेंट या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो यह क्या? यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यह भी क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। गूगल डॉक्स स्वयं में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये क्या? कंप्यूटर पर डिज़ाइन बनाने के लिए, तो यह भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, याद रखिए। लिनक्स, यह क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, लिनक्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम और उदाहरण की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो होता ही है, इसके अलावा जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें, तानसेन को महारत हासिल थी। तो तानसेन को किस पे महारत हासिल थी? ठुमरी, धमार, ध्रुपद या टप्पा? ठुमरी, धमार, ध्रुपद या टप्पा? तानसेन को महारत हासिल थी ध्रुपद गायन में। किसमें? ध्रुपद गायन में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। जो तानसेन है इनके प्रमुख रागों की हम बात करें तो प्रमुख राग थे इनकी, पहले तो तानसेन की बात कर ले, कौन थे? अकबर के नवरत्नों में एक थे, अकबर के नवरत्नों में एक थे। रीवा के राजा से अकबर ने इनको प्राप्त किया था, और इनके जो गुरु थे वो थे कौन? गौस हैं, मोहम्मद गौस, गुलाम गौस इनके गुरु थे। और इनका मकबरा कहाँ है? तो इनका ग्वालियर में मकबरा है। तानसेन के अन्य राग कौन कौन से फेमस हैं? तो भैरव राग, कौन सा? भैरव राग, फिर दरबार तोड़ी, मियाँ की मल्हार और मियाँ की सारंग, ये प्रमुख इनके राग हैं तानसेन के। इसके अलावा हम बात करें टप्पा गायन की, तो 2 लोग हैं जो टप्पा गायन करते हैं, शंकरराव पंडित और राजा भैया पूछवाले और शंकरराव पंडित। वहीं धमार गायन की बात करें तो धमार में फेमस हैं पंडित लक्ष्मण दास और बैजू नायक। कौन? पंडित लक्ष्मण दास और बैजू नायक, ये फेमस रहे इसमें। और इसके अलावा हम बात करें ठुमरी की, ठुमरी के लिए राजा भैया पूंछवाले प्रसिद्ध हैं। कौन? राजा भैया पूंछवाले, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेजाक भुक्ति के संस्थापक कौन थे? तो जेजाक भुक्ति मतलब खजुराहो, यह महाजनपद में से एक था। तो इसके संस्थापक थे नन्नौक। कौन? नन्नौक ने इसकी स्थापना की थी। जेजाक भुक्ति 9वीं से 15वीं सदी तक प्रसिद्ध रहा और इसका विस्तार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में रहा। कहाँ? बुंदेलखंड क्षेत्र में। इसकी राजधानी खजुराहो थी और यहाँ पर चंदेल शासकों का या चंदेल वंश का आधिपत्य था। चंदेल राजाओं द्वारा यहाँ बनाए गए मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि किसने बनवाए थे? तो विद्याधर, धंगदेव, गंडदेव, यशोवर्मन, हर्षदेव, इन सभी ने मिलकर बनवाए थे। ठीक है। और जो खजुराहो के मंदिर हैं इन्हें 1986 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें, विभाजन से पहले छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें थी? देखो मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितनी? 29 सीट हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं और सन 2000 के पहले यह मिलाकर टोटल 40 सीट कहाँ थी? मध्य प्रदेश में थी, अविभाजित मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का जो विभाजन हुआ था वह 1 नवंबर 2000 को हुआ था। 1 नवंबर 2000 को, याद रखिएगा। विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश में 45 जिले बचे हुए थे और 8 संभाग, जो 3 संभाग, कितने? 3 संभाग और 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए थे। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट जबलपुर में और छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में है। नेक्स्ट हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए, वारणा घाटी परियोजना उज्जैन। नहीं, यह कहाँ पर है? यह है रायसेन में। वारणा घाटी रायसेन, यही आंसर हो जाएगा, है ना। तो हाँ, और ये सीधे ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन ए। तवा परियोजना होशंगाबाद, बिल्कुल सही, तवा नदी पर है, नर्मदा की सहायक नदी पर है। फिर मटियारी बांध परियोजना मंडला, मटियारी नदी पर है, यह तवा नदी पर। फिर बरगी परियोजना जबलपुर, बरगी नदी यह भी किसकी? नर्मदा की सहायक है। और जो बरगी परियोजना है इसे रानी अवंतीबाई सागर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। नेक्स्ट हम बात करें, वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश में कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो सर्वाधिक कपास सुनहरे जिले खंडवा, खरगोन, याद रखिए। तो सबसे ज़्यादा खरगोन में होता है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। तो देखो, खंडवा और खरगोन को सुनहरे जिले बोला जाता है। जो कपास अनुसंधान केंद्र है, कपास अनुसंधान केंद्र, यह कहाँ है? खरगोन में है। और वहीं हम बात करें जैविक कपास की बात करें तो जैविक कपास कहाँ पर है? यह खंडवा में। याद रखिएगा, जैविक में वह आता है और खंडवा में वह आता है ना। तो ऐसे आप याद रखेंगे, जैविक कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? खंडवा में है। नेक्स्ट, सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? ये पाथरगढ़ा सारणी बैतूल जिले में अवस्थित है यह ताप विद्युत परियोजना, और इसका उत्पादन 1963 से प्रारंभ हुआ था। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में, सतपुड़ा पर्वत के पास। चलो, तो फर्स्ट ऑप्शन, यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की संयुक्त परियोजना है, यही गलत हो गया। नहीं, यह है MP प्लस CG की है, MP प्लस राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना। अब इस संयंत्र के लिए कोयला पाथरगढ़ा क्षेत्र से बिल्कुल सही है, जल आपूर्ति तवा बांध से बिल्कुल सही है, और अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया, बिल्कुल सही। कब? 1967 से यहाँ क्या उत्पादन प्रारंभ हो गया था। ठीक है। और कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 1330 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की और ताप विद्युत परियोजनाएं कौन सी हैं? तो संजय गांधी है, अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना है, और संत सिंगाजी ताप विद्युत परियोजनाएं हैं। इनका नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्लाउड में सेवा स्तर समझौते, जिन्हें उपयोगकर्ता और सेवा प्रदाता के बीच समझौते के रूप में परिभाषित किया जाता है, सबसे कमजोर है? तो सार्वजनिक क्लाउड, निजी क्लाउड, सामुदायिक क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। तो आंसर है ऑप्शन बी, निजी क्लाउड। देखो, क्लाउड क्या है? यह क्लाउड स्टोरेज से संबंधित है। क्लाउड
क्लाउड स्टोरेज क्या है? एक वर्चुअल स्टोरेज होती है, आपकी डिवाइस से इतर दूर किसी हार्ड डिस्क में यह डेटा सेव होता है ना। जैसे आप गूगल क्लाउड का यूज़ करते हैं, आप गूगल में अपनी फ़ोटोज़ अपलोड कर देते हैं। जियो क्लाउड, अलग अलग सर्विसेज हैं जो क्या होती हैं, आपको स्टोरेज का ऑफ़र देती हैं, आपसे बिजनेस करती हैं। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि इससे डेटा चोरी होने का डर रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विकसित मध्य प्रदेश 2047 में कृषि क्षेत्र को किस रूप में स्थापित करने का लक्ष्य है? ऑप्शन है केवल निर्यात आधारित व्यवस्था, बिल्कुल नहीं। देखो, विकसित अर्थव्यवस्था 2047 टू 2047 में कृषि को किस रूप में स्थापित करने का लक्ष्य है? तो केवल निर्यात आधारित, बिल्कुल नहीं। स्थायी, लचीला और आर्थिक रूप से व्यवहार्य क्षेत्र, बिल्कुल सही। देखो, स्थायी भी रखना है हमें कृषि को, फिर लचीला की परिस्थितियों के अनुसार यह अपने आप को परिवर्तित कर सके, आर्थिक रूप से व्यवहार के जैसी जरूरत हो उस हिसाब से, तो ये सही है। शहरी कृषि पर केंद्रित, बिल्कुल नहीं। केवल पारंपरिक विधियों पर आधारित, नहीं। देखो, सीधा लिख दिया ना, आर्थिक रूप से व्यवहार होनी चाहिए, पर लचीली भी होनी चाहिए, केवल शहरी नहीं, ग्रामीण में भी, और स्थायी हो कि भाई उसमें गिरावट ना आए, स्थायी रूप से वह GDP में योगदान देते रहे, तो ऑप्शन भी सही होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश का 1 और 2047 तक टारगेट है कि भारत की अर्थव्यवस्था में $2.1 ट्रिलियन का योगदान देना है। मतलब मध्य प्रदेश को $2.1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है। कब तक? 2047 तक, याद रखिएगा। नेक्स्ट, न्यूरल नेटवर्क जिनमें बहुत सारी छिपी हुई परतें होती हैं उन्हें कहा जाता है। तो न्यूरल नेटवर्क यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है डीप लर्निंग से। किससे? डीप लर्निंग नेटवर्क से संबंधित है। यूनिट 9 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, लोहे से कृषि उपकरण एवं सजावटी शिल्प कृतियां मुख्य रूप से कौन सी जनजाति बनाती हैं? देखो, लोहे के जो उपकरण हैं कौन सी जनजाति बनाती है? मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति फेमस है लोहे का काम करने के लिए? अगरिया जनजाति। कौन सी? अगरिया जनजाति। ऑप्शन सी सही होगा। देखो, अगरिया लोहे को गलाकर उसके उपकरण बनाती है, हथियार बनाती है, औजार बनाती है और अलग चीज़ें बनाती है, शिल्पकृतियाँ, कलाकृतियाँ भी। इनके प्रमुख देवता कौन से हैं? तो लोहासुर। लोहासुर इनके प्रमुख देवता हैं, याद रखिएगा। और यह गोंडों की उपजाति है। किनकी? गोंडों की उपजाति है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों में से किसका जन्म स्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ था? कहाँ? राजस्थान के नागौर जिले में किनका जन्म हुआ था? तो वह हैं कौन? मोतीलाल वोरा। याद रखिएगा, मोतीलाल वोरा का जन्म राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। इसके अलावा कैलाशनाथ काटजू। कौन? कैलाशनाथ काटजू। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जावरा रियासत। जावरा कहाँ है? रतलाम। रतलाम, याद रखिएगा। वहीं हम बात करें पीसी सेठी की, तो इनका जन्म हुआ था झालरापाटन। झालरापाटन इनका भी कहाँ? राजस्थान में जन्म हुआ था। कहाँ? राजस्थान में। और जो अर्जुन सिंह हैं इनका चुरहट। चुरहट सीधी। तो राजस्थान में जन्मे दो मुख्यमंत्री कौन कौन से हैं? पीसी सेठी और मोतीलाल वोरा। लेकिन बात करें कि नागौर जिले में तो मोतीलाल वोरा है। नेक्स्ट, कप्तान अवधेश प्रताप सिंह किस रियासत से संबंधित थे? तो यह थे रीवा रियासत से। कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह यह रीवा रियासत से संबंधित थे। इनका जन्म सतना में हुआ था। कहाँ? सतना में, रीवा रियासत में। फिर इन्होंने ये क्या, स्वतंत्रता के पश्चात कहाँ के? विंध्य प्रदेश के, जो मध्य प्रदेश में विंध्य प्रदेश निर्मित हुआ था उसके फर्स्ट सीएम थे कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह, और यह संविधान सभा के सदस्य भी थे। नेक्स्ट, मॉन्टेनीग्रो के पेट्रोवाक में आयोजित की गई विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर है GM प्रणव वेंकटेश। ऑप्शन ए, GM प्रणव वेंकटेश, याद रखिएगा। इसमें जो और नाम हैं जैसे दिव्या देशमुख, विश्वनाथन आनंद, तो विश्वनाथन आनंद तो विश्व चैंपियनशिप कई सालों तक रहे शतरंज में, वहीं दिव्या देशमुख है, यह भी महत्वपूर्ण है। देखो, इन्होंने क्या, जो फिडे महिला विश्व कप होता है यह है फिडे क्या है? शतरंज की विश्व स्तर की एजेंसी। जैसे क्रिकेट की ICC है, ऐसी फिडे FI
डी, यह शतरंज की संस्था है अंतर्राष्ट्रीय। तो इसके द्वारा आयोजित जो महिला विश्व कप है वह जीतने वाली पहली महिला बनी है दिव्या देशमुख। और देखो इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि दोनों फाइनलिस्ट इंडियन थे, दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी। तो कोनेरू हम्पी दोनों इंडियन फाइनलिस्ट थे और पहली महिला बनी है कौन? दिव्या देशमुख। जैसलमेर के पत्थरों से बना भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय अभय प्रभावना कहाँ खोला गया है? तो अभय प्रभावना जो म्यूजियम है वो कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र। यह पत्थरों से बना है, याद रखिएगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मालवांचल में मनाया जाने वाला लोक पर्व संजा कब मनाया जाता है? तो जो संजा मनाया जाता है इसका है ऑप्शन बी भादो पूर्णिमा से अश्विन माह की अमावस्या तक। भादो कब आता है? सावन भादो। तो रक्षाबंधन के बाद भादो प्रारंभ होता है ना, याद रखिएगा, रक्षाबंधन के बाद फिर जन्माष्टमी होती है वह भादों में ही होती है। नेक्स्ट है पेनकड़ा क्या है? पेनकड़ा तो यह है गोंडों का गोत्र पूजा स्थल। इस तरीके के एक ना एक क्वेश्चन पीएससी द्वारा प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में कोई न एक टर्मिनोलॉजी पूछ लेते हैं जनजातियों से संबंधित। तो पेनकड़ा क्या है? गोंडों का गोत्र पूजा स्थल। और यह क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं एक क्वेश्चन पेपर से दूसरे क्वेश्चन पेपर में, तो यह आप बहुत अच्छे से कवर करने हैं। नेक्स्ट है महाकवि केशवदास का संबंध कहाँ से है? तो केशवदास कहाँ से? ओरछा रियासत से थे। जो केशवदास हैं इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत। इन्हें रीति काल का प्रथम आचार्य भी माना जाता है। यह है जो ओरछा रियासत है वहाँ के राजा इंद्रजीत के दरबारी थे, महाराजा इंद्रजीत के दरबारी थे। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है, रतन वावनी है, फिर रामचंद्रिका है, वीर सिंह देव चरित्र है, और इसके अलावा इनकी एक और प्रमुख है जहांगीर जस चंद्रिका, याद रखिएगा। नेक्स्ट कालिदास कृत कुमार संभवम। कालिदास कृत कुमार संभवम किस देवता को समर्पित है? तो कुमार संभवम में जो शिव और पार्वती के पुत्र हैं कार्तिकेय, उनकी कहानी है। तो यह कार्तिकेय के माता पिता शिव पार्वती को समर्पित है। देखो अगर कार्तिकेय ऑप्शन में होता तो हम उनके बारे में मान सकते थे, लेकिन ऑप्शन में कार्तिकेय नहीं है, शिव पार्वती, तो इसलिए आंसर ये होगा। जो कालिदास हैं यह गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम के दरबारी थे। उनके नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। इनकी जो भाषा शैली थी, तो वह थी पंचमेल खिचड़ी। भाषा शैली पंचमेल खिचड़ी, उससे लिपकड़ी थी, संस्कृत में लिखते थे। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो कुमार संभवम और रघुवंशम यह दो महाकाव्य हैं। मेघदूतम खंड काव्य है। गीति काव्य में ऋतु संहारम प्रमुख है इनका। इसके अलावा मालविकाग्निमित्रम, विक्रम और वर्षियम, अभिज्ञान शाकुंतलम, यह तीन इनके नाटक हैं जो फेमस हैं। नेक्स्ट मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किसानों को वार्षिक रूप से कितना राशि दी जाती है? देखो जो किसान कल्याण योजना है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, यह है पीएम किसान। जो पीएम किसान योजना है, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसके समान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक और योजना प्रारंभ की। पीएम किसान में 6,000 रुपये दिए जाते हैं 3 किस्तों में, 2-2 हज़ार की 3 किस्तें। ऐसे ही मध्य प्रदेश सरकार ने भी 6,000 रुपये 3 किस्तों में देना प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन भी देखो ध्यान से पढ़ना है आपको, ऑप्शन ए में भी 6,000, ऑप्शन बी में भी 6,000, लेकिन उसमें 2 किस्तें, इसमें 3 किस्तें, 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में दिया जाता है। यह जो योजना है यह प्रारंभ कब हुई थी? यह हुई थी 2020 में। कब? 2020 में। और जो पीएम किसान है, पीएम किसान प्रारंभ हुई थी 2018 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट शिक्षित बेरोजगार जनजातीय युवाओं के लिए तकनीकी एवं व्यावसायिक दक्षता संवर्धन हेतु संस्था कौन सी है? तो जो बेरोजगार युवाओं को तकनीकी और दक्षता संवर्धन हेतु कौन सी है? तो वह है मैपसेट। कौन सी? मैपसेट, जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मैपसेट, याद रखिए। नेक्स्ट वर्ष 2011 की जनसंख्या के आकार की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वह है हरदा। देखो यह तो आपको
फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर, सबसे छोटा हरदा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा, सबसे छोटा दतिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को नागरिक न्यायालय के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया, किसके तहत दिया गया? तो आर्टिकल 338 ए की उपधारा 8 में, ऑप्शन बी उपधारा 8 में, है ना। तो देखो याद रखो 338 में क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और 338 ए में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। यह जो पहले 338 में राष्ट्रीय जाति और अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग था, जो एक एकीकृत था, बाद में इनको अलग किया गया 89वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में, और अनुसूचित जाति आयोग 338 में हुआ, और 338 ए में अनुसूचित जनजाति आयोग बन गया। फिर बाद में 105वें संविधान संशोधन के द्वारा 338 बी जोड़ा गया, आर्टिकल 338 बी जोड़ा गया, और उसमें पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति पर होने वाले अत्याचारों के निवारण के लिए 1989 में 1989 में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम भी आया था। कब? 1989। इसके पहले अनुसूचित जातियों पर जो छुआछूत जैसी चीज़ें होती हैं उनको दूर करने के लिए 1955 में, कब? 1955 में भी एक एक्ट आया था जिसका नाम था सिविल राइट एक्ट। कौन सा? सिविल राइट एक्ट। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अधीन मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें कुछ राज्यों में गठित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं? तो 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था उनको दूर करने के लिए 1955 में, कब? 1955 में भी एक एक्ट आया था जिसका नाम था सिविल राइट एक्ट। कौन सा? सिविल राइट एक्ट। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अधीन मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें कुछ राज्यों में गठित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं? तो 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1993 में, जिसके द्वारा पंचायती व्यवस्था या पंचायती राज को लागू किया गया था, भाग 9 जोड़ा गया था, और अनुसूची 11 जोड़ी गई थी, जिसमें 29 विषय थे। कितने? 29 विषय थे। इसमें कुछ राज्यों में पंचायती व्यवस्था लागू नहीं हुई थी, है ना। तो उसके क्या कारण थे? पहला ऑप्शन है भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, जो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत है ना, वह नहीं थी, मतलब त्रिस्तरीय पंचायती राज ना होकर 2 स्तरीय पंचायती राज कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया था। ग्राम पंचायत, फिर क्या था? जनपद पंचायत, और थर्ड था जिला पंचायत। तो जो मध्यवर्ती का था जनपद पंचायत, वो यहाँ नहीं था। तो ऑप्शन क्या है? भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित होने के कारण? बिल्कुल नहीं, ये कारण नहीं है। उनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं होने के कारण? बिल्कुल सही, ये तो सही है। उनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक होने के कारण? नहीं, अधिक नहीं, कम होने के कारण, 20 लाख से कम थी। उन राज्यों की 40% आबादी आदिवासी ना होने के कारण? बिल्कुल नहीं, जो केवल 2 जो है, केवल 2, ऑप्शन 2 उनकी, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखो, जिन राज्यों में आबादी 20 लाख या उससे कम है वहाँ पर 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, और जहाँ 20 लाख से अधिक है वहीं त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू किया गया था, क्योंकि मशीनरी उतनी ही आवश्यक है, सरकारी मशीनरी उन क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, गवली घाट कहाँ अवस्थित है? गवली घाट तो यह है महेश्वर में। महेश्वर में अहिल्या घाट भी फेमस है। कौन? अहिल्या घाट। महेश्वर है कहाँ? तो यह है खरगोन जिले में। यहाँ अहिल्या घाट, अहिल्या जो महेश्वर किला है वह भी फेमस है, जो किसने? जो अहिल्याबाई ने बनवाया था। उनकी राजधानी भी महेश्वर थी, अहिल्याबाई की राजधानी भी महेश्वर थी। यहाँ का शिव मंदिर भी फेमस है। इसके अलावा जो महेश्वर है, यहाँ पर सहस्त्रधारा जलप्रपात, कौन सा? सहस्त्रधारा, यह नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है महेश्वर। तो याद रखिएगा महेश्वर के बारे में। नेक्स्ट, SDG इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट्स किस राष्ट्रीय संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये नीति आयोग के द्वारा सीधे से। ये तो क्वेश्चन हम हर पेपर में एक क्वेश्चन SDG इंडिया इंडेक्स से आ रहा है पिछले 2 वर्षों से, तो या तो आपको पता ही होगा। तो ऑप्शन डी। तो देखो, SDG इंडिया इंडेक्स है जो सतत विकास लक्ष्य हैं, जिनको जो 2030 में प्राप्त करने के लिए क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य SDG 2030 में अचीव करने हैं। तो
यह कितने 17 लक्ष्य हैं, 17 लक्ष्य हैं और 169 उपलक्ष्य हैं। तो इनको अचीव करने के लिए जो राज्य हैं, राज्यों के मध्य सकारात्मक प्रतिस्पर्धा जारी करने के लिए SDG इंडिया इंडेक्स नीति आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनसंख्या के आकार की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 6वां। और क्षेत्रफल की बात करें अगर हम क्षेत्रफल की, तो कौन सा है? 2nd, है ना, क्षेत्रफल 2nd। अगर जनसंख्या में सबसे बड़े राज्य की बात करें तो यूपी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश 5वीं पर, और फिर 6ठे नंबर पर मध्य प्रदेश। अब देखो, जो 2011 में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एकीकृत थी। 2014 में तेलंगाना पृथक राज्य हो गया। अगर हम 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश और 6ठे नंबर पर MP है 6th पर। लेकिन अगर हम तेलंगाना को पृथक करते हैं तो मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर आ जाता है जनसंख्या की दृष्टि से। नेक्स्ट, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में नियुक्त 3 गैर सरकारी सदस्यों के 3 वर्षों के कार्यकाल की गणना कब से की जाएगी? ये पूछ रहे हैं कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग गठित होता है, अगर हमने 3 सदस्य गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त किया है तो कार्यकाल गणना कब से की जाती है? देखो, जब से वो पदभार ग्रहण करते हैं। ऑप्शन ए, राजपत्र में नियुक्ति की अधिसूचना, नहीं। निष्ठा और चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, नहीं। नियुक्ति पत्र जारी की तिथि, नहीं। पदभार ग्रहण करने की तिथि, तो ऑप्शन डी सही होगा। कभी भी जो कार्यकाल गणना होती है किसी भी पदाधिकारी की हो, उनके पदभार ग्रहण की तिथि से होती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक सिंचाई कुएं व नलकूप के माध्यम से होती है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगर हम बात करें, जो मध्य प्रदेश में कुएं व नलकूप से है 67.3% सिंचाई होती है, वहीं तालाब से होती है 2.7%, और जो नहरें हैं इनसे होती है 17.6%, यह आप याद रखेंगे। और अन्य स्रोतों से होती है 12.4%। यह डेटा आप याद रखेंगे। जो कुएं व नलकूप से है सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तो मालवा क्षेत्र में। कहाँ? मालवा क्षेत्र में। और नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई बालाघाट में होती है। और कुएं से, केवल कुएं से सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो मंदसौर में करीब 80% से अधिक। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में अपना सकल घरेलू उत्पाद GSDP कब तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? तो यह है 2028-19। ऑप्शन सी। देखो, ये इकोनॉमिक्स सर्वे का क्वेश्चन है, और जो इकोनॉमिक्स सर्वे से इस तरीके के 2 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। SDG इंडिया इंडेक्स भी उसमें शामिल किया जाता है, तो ये सब आप बहुत अच्छे से कवर करेंगे करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट है, पेसा एक्ट 1996 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों की प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण होगा किस आधार पर? तो ऑप्शन ए, स्थानों की कुल संख्या के 2/3 से कम नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा, बिल्कुल सही। जितने कुल स्थान है, मान लो 50 स्थान है, 50, देखो 50 स्थान है, तो उसमें से कम 50 स्थान ST के लिए कहाँ रहेंगे? रिजर्व रहेंगे। जिन जिन राज्यों में पेसा एक्ट, जिन जिन क्षेत्रों में पेसा एक्ट लागू है। अब देखो, पेसा एक्ट है क्या? हम बात करें पेसा एक्ट है क्या, तो इसका फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया एक्ट। मतलब अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के विस्तार के लिए है एक्ट लाया गया, पंचायती नियमों के लिए, है ना, पंचायती राज लागू करने के लिए। तो अनुसूचित क्षेत्रों में इसको लागू करने के लिए कब 1996 में लाया गया। कितने राज्यों में लागू है? तो यह 10 राज्यों में लागू है। 10 राज्य कौन कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। मध्य प्रदेश में यह कब? 15 नवंबर 2022 से लागू हुआ। MP में 15 नवंबर 2022 से लागू हुआ। डेट याद रखिएगा, कभी भी पूछी जा सकती है ना। यह है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ट्राइबल एरिया हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं, वहाँ पर पंचायती राज और स्वशासन प्रदान करना, ग्राम स्वशासन,
है ना। पूरे भारत में यह कब पारित हुआ, मतलब लोकसभा द्वारा, संसद द्वारा कब पारित किया गया, तो यह पारित किया गया था 24 दिसंबर 1996 में। 24 दिसंबर को यह डेट भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो अन्य राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों रहे हैं, अन्य राज्यों के राज्यपाल भी रहे हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वह कौन है। तो देखो, जो चेपुद्रा मुथाना पुनाचा, CM पुनाचा हैं, यह क्या रहे, यह कर्नाटक की CM रहे, प्लस उड़ीसा के राज्यपाल रहे 3 बार। भगवत दयाल शर्मा, तो यह हरियाणा के CM रहे। देखो, यह जो क्वेश्चन है यह PSC के प्रीलिम्स से उठाए गया है। आप 18 से 21 तक के प्रीलिम्स के पेपर देखेंगे तो वहाँ इस तरह के क्वेश्चन लगातार आ रहे थे, है ना। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही उठाया गया है ये क्वेश्चन। तो भगवत दयाल शर्मा हैं, यह हरियाणा के CM रहे और उड़ीसा के यह भी राज्यपाल रहे, यह भी उड़ीसा के राज्यपाल रहे। वहीं आनंदीबेन पटेल की बात करें तो गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही। देखो, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री पद को छोड़कर प्रधानमंत्री पद स्वीकार किया था, उस पर शपथ ग्रहण की थी, तो उन्होंने वो पद तो छोड़ा, आनंदीबेन पटेल ने का उन्हें CM बनाया गया था। इसके अलावा यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ 3 राज्यों की राज्यपाल रही हैं। वहीं भाई महावीर की बात करें तो यह किसी भी राज्य के CM नहीं रहे हैं, कहीं के भी CM नहीं रहे। तो ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, क्या, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मालती माधव किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह भवभूति की रचना है, तो ऑप्शन बी भवभूति। भवभूति को भारतीय मिल्टन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय मिल्टन। यह प्राचीन कालीन मध्य प्रदेश के प्रमुख लेखक हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित, ये 3 प्रमुख रचनाएं भवभूति की हैं। इसके अलावा भर्तृहरि की बात करें तो भर्तृहरि की नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, ये 3 रचनाएं हैं। भर्तृहरि का संबंध उज्जैन से, कहाँ से, उज्जैन से। कालिदास, तो कालिदास ये हम एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कालिदास के बारे में कि गुप्त में चंद्रगुप्त प्रथम के क्या थे, नवरत्नों में से एक थे, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संग्रामी, ये प्रमुख रचनाएं हैं। बाणभट्ट, तो यह इनकी प्रमुख रचनाएं कादम्बरी, पार्वती परिणय, चंडी शतक, मुकुट तड़ित और हरिश्चरित हैं। इन्हें वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती एवं साहित्य के वनांचल का केसरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, खालिस्तान ने अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस CBG संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला स्थापित होने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। तो कौन सी गौशाला है वो, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, आदर्श गौशाला ग्वालियर की जो गौशाला है आदर्श गौशाला, वह आधुनिक संपीड़ित बायोगैस के साथ क्या है, आत्मनिर्भर गौशाला बनी है। नेक्स्ट है, कोरकू जनजाति में गाए जाने वाले गीत सजनई फगनई का संबंध किससे है, तो सजनई फगनई जो है, देखो फागुन माह में फागुन माह में, तो यह होली है ना, होली से संबंधित है। देखो, इसके अलावा कोरकू जनजाति का एक और फैक्ट महत्वपूर्ण है, वो है क्या, सिडौली प्रथा, मृतक स्तंभ वाली सिडौली प्रथा, यह कोरकू जनजाति से ही संबंधित है। कोरकू जनजाति मुख्य रूप से कहाँ, खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, इन जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करें, ट्रांजिस्टर का उपयोग सबसे पहले किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था, तो देखो सबसे पहली पीढ़ी है, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, क्या आई थी, वैक्यूम ट्यूब। दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। जो 5वीं पीढ़ी है उसमें AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सब तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, और मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार, तो यह जो योजना है यह अक्टूबर 2021 में प्रारंभ की गई, अक्टूबर 2021 में घोषणा करके जो प्रथम लाभ है वह नवंबर में दिया गया था। इसमें होम डिलीवरी की जाती है राशन की दुकानों से,
है ना। यह कहाँ नवासी आदिवासी विकास खंड में लागू है, बिल्कुल सही। यह योजना ग्राम मुख्यालय पे लागू नहीं, हाँ ग्राम मुख्यालय पे नहीं है कि जिस गांव में राशन की दुकान है सस्ते मूल्य वाली, कंट्रोल की दुकान कहते हैं जिसे, वो है, वहाँ लागू नहीं, वहाँ के लोगों को सुविधा नहीं। फिर नेक्स्ट, इस योजना में राशन परिवहन हेतु वाहन क्रय के लिए ऋण की लाभार्थी अनुसूचित जाति वर्ग के होंगे, बिल्कुल नहीं, यह गलत है ना। और इस योजना के अंतर्गत 5 गांवों का एक सेक्टर निर्धारित किया गया, सही। ऑप्शन क्या था, क्या कहते हैं, सत्य नहीं है, तो ऑप्शन सी सही है ना। ठीक है। नेक्स्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के कौन से जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल सर्वाधिक कहाँ पर है, बालाघाट, और न्यूनतम कहाँ है, तो यह है उज्जैन में। चाहे हम परसेंटेज की बात करें या क्षेत्रफल की बात करें, सबसे कम वन कहाँ है, उज्जैन में। वही परसेंटेज की बात करें या क्षेत्रफल की बात, तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, बालाघाट में है। इतना याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में जो वन हैं, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन जो केंद्र सरकार द्वारा बांटे गए हैं, तो आरक्षित वन सर्वाधिक हैं, करीब 65% है, यह याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। और भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है, लगभग 77,493 वर्ग किलोमीटर, 493 स्क्वायर किलोमीटर वन मध्य प्रदेश में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का भी दर्जा है, मध्य प्रदेश को घड़ियाल राज्य भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश को बारहसिंगा राज्य भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश को गिद्ध राज्य भी कहा जाता है। तो वन संरक्षण और जैव विविधता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश एक अग्रणी राज्य है। तो यहाँ पर हमारे पेपर इसके 50 क्वेश्चन कवर होते हैं। यह जो पेपर था यह वेटरनरी सर्जन वाला क्वेश्चन था जो 18 जून 2025 को हुआ है। इसके अलावा और भी जो क्वेश्चन पेपर अभी हुए हैं पिछले 2 सालों में, हम बहुत जल्दी कवर करेंगे इस चैनल पे। तो लगातार ये आप कवर करें क्वेश्चंस, ताकि आपके MPPSC की प्रीलिम्स की या PSC के अदर जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें GS वाला पोर्शन बहुत अच्छे से आपका कवर हो जाए और किस तरीके का क्वेश्चन पैटर्न है यह आप समझ पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों को दिखाएं, जो एस्पिरेंट हैं उन्हें दिखाएं और लाइक भी करें। थैंक यू।